नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश सुथार फिर से आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ने का मौका मिला है। तो चलिएगा हम आज का टॉपिक हम उच्चारण स्थान शुरू करने से पहले कल जो हमने पढ़ा था उसको थोड़ा हम रिवाइजेट कर लें, ताकि क्या है कि हम थोड़ा ध्यान में आ जाए हमारे कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो हमने कल पढ़ा था प्राणवायु के आधार पर वर्णों का विभाजन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था अल्प प्राण, दूसरा क्या पढ़ा था महाप्राण। अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर विवर मुख से प्राणवायु अल्प मात्रा में बाहर निकले, ये चर्चा हमने कल की थी कि कैसे निकले, अल्प मात्रा में निकले, उसे क्या कहेंगे, अल्प प्राण कहेंगे। जैसे कि हमने ये पढ़ा था क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग में क, ग और अंग। उसी तरह से वर्गीय व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो होगा वो क्या होगा, अल्प प्राण होगा। आगे बढ़ें, इसमें अंतस्थ व्यंजन भी है, देखिएगा यर, लव। उसके बाद सभी स्वर, यहाँ पे ऊष्म व्यंजन नहीं है। दूसरी बात हम कर लेते हैं महाप्राण की। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर विवर मुख से प्राणवायु सर्वाधिक मात्रा में बाहर निकले, उसे हम क्या कहेंगे, महाप्राण। वर्गीय व्यंजन, इसमें देखिए मैंने ये चार्ट बनाया था कल आपके सामने, तो उस चार्ट को मैं वापस बता रहा हूँ आपको। देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको चार्ट, है ना। देखिए ये चार्ट, वर्गीय व्यंजन क वर्ग, क ख ग ग और अंग। इसमें क ग और अंग ये क्या है, अल्प प्राण। फिर उसके बाद ख और ग क्या है, महाप्राण। इसको मैंने कल बिल्कुल ही विस्तृत ही समझाया है, तो आप देख लीजिए। वे वर्ण जिनका उच्चारण करने पर विवर मुख से प्राणवायु सर्वाधिक मात्रा में बाहर निकले, उन्हें हम क्या कहेंगे, महाप्राण कहेंगे। इसमें ऊष्म व्यंजन आएंगे स श श फ। इसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। अब हम आज की बात करें तो आज हमारा टॉपिक रहेगा उच्चारण स्थान। तो देखिएगा उच्चारण स्थान के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उच्चारण स्थान के बारे में हम चर्चा करते हैं, क्या है उच्चारण स्थान में खास बात, देखिएगा। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान के बारे में बता देना चाहता हूँ कि उच्चारण स्थान होता क्या है। उच्चारण स्थान, सबसे पहले बात कर लेते हैं उच्चारण स्थान है क्या। जहाँ से वर्ण, यानी कि हम दो प्रकार से उच्चारण स्थान को समझ सकते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं, तो जहाँ से वर्ण उच्चरित हो रहे हैं, या हमारी जीवा जहाँ स्पर्श कर रही है, जो वर्ण हम उच्चरित कर रहे हैं, और उस वर्ण को उच्चरित करते समय जीवा जहाँ पर स्पर्श करिए, जीवा यानी कि आपकी जीभ जो है वो स्पर्श करिए, जैसे कि तालु को स्पर्श करिए, तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, तालु होगा। अगर वह जीवा मूर्धा को स्पर्श कर रही है तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, मूर्धन्य होगा। अगर आपकी जीवा दंत को स्पर्श कर रही है तो उस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, दंत होगा। उसी तरह से ओष्ठ के माध्यम से अगर उच्चरित हो रहे हैं वर्ण, तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ओष्ठ होगा। तो इस तरह से हम बांटते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि उच्चारण स्थान क्या होता है, कैसे वर्ण उच्चरित होते हैं। इसका मैं एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, वो आप ध्यान से देखिएगा। मैं एक डायग्राम आपके सामने बना रहा हूँ, ये देखिए, समझिएगा, है ना। ये डायग्राम है आपके सामने, दिखाई दे रहा होगा आपको, दिखाई दे रहा है, यस, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे मैं आप दांत बना देता हूँ ना, ये नीचे आपकी ये ओष्ठ हो गए, है ना। तो इनको मैं अब डिसाइड कर लेता हूँ कि क्या क्या है। ये आपका है कंठ है। देखिए कभी कभी प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपने खुद पे लेना चाहिए, ताकि क्या हमें ज़्यादा से ज़्यादा याद हो जाए। कंठ है, ये आपकी क्या है, जीवा है। देखिए ये आपकी क्या है, जीवा है। उसके बाद देखिए ये आपके ओष्ठ हैं दोनों,
ये आपके दंत हैं। देखिए कौन सा अब रहा, ये आपका मूर्धन्य है। ये आपका मुर्गा है। ये आपका तालु है। क्या है आपका, तालु है। देखिए जीवा, मुर्दा, ओष्ठ, दंत, कंठ और तालु। एक और उच्चारण स्थान है जो क्या है, नासिक्य। क्या है, नासिक्य। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, नासिक्य। इनके बारे में चर्चा करेंगे, ये है क्या, विस्तृत से चर्चा करेंगे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और ये 7 नंबर। मुख्य रूप से हमारे जो वर्ण हैं, है ना, उनको मुख्य रूप से इन उच्चारण स्थानों के आधार पर बांटे गए हैं। पहला आप देख सकते हो, तालु है। दूसरा आपका है कंठ है, मूर्धन है, जीवा है, ओष्ठ है, दंत है, नासिक्य है। तो ये सभी उच्चारण स्थान के आधार पर बांटे हुए भाग हैं। जहाँ से वर्ण उच्चरित हुआ, जैसे कि मैंने क बोला, देखिए क बोल के देखिए एक बार, क, क्या, क बोलिए, क बोलते हैं तो क का उच्चारण स्थान कंठ है। कहाँ पर है, कंठ। कंठ से उच्चरित होता है क। क, क, है ना। यानी कि हमारी जीवा कहीं पे भी स्पर्श नहीं कर रही है, सीधी ध्वनि जो निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। तो इसका मतलब उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, कंठ होगा। दूसरी बात हम कर लेते हैं, तालु, ई। आप ई उच्चरित कीजिए, ई, है ना। ई उच्चरित करते समय आपकी जीवा कहाँ पर स्पर्श कर रही है, तालु को स्पर्श कर रही है, ई है ना। तो ई जो है आपकी, देखिए तालु यहाँ पर हम इसको भी मानते हैं, तालु है ना, आपकी जीवा यहाँ पर स्पर्श करिए। देखिए तालु, ये जो कोमल भाग होता है ये भी कोमल भाग है यहाँ पर, और यहाँ पर भी कोमल भाग है ना। ये दोनों तालु के स्थान माने जाते हैं। कन्फ्यूजन नहीं होना, क्योंकि आपकी ई बोलते समय जीवा दंत के नीचे यानी कि मूर्धन्य के नीचे तालु के भाग को स्पर्श करती है। तो आप, सर ने तो यहाँ ऊपर बताया नहीं, जो कोमल भाग हैं वो तालव्य भाग है ना। ई बोलते समय ई बोल रहे हैं तो वो उसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तालव्य से। कहाँ पर है, तालव्य से, है ना। ये बात हो गई। ओष्ठ, जीवा, दंत और नासिक। दंत ल बोलिए, ल, है ना। स बोलिए, स, है ना। तो आपकी जीवा कहाँ पर स्पर्श हो रही है, दंत से, तो वहाँ उसका उच्चारण स्थान होगा। तो हम थोड़ा इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान की डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या है देखिए, वे वर्ण, या हम कह सकते हैं कि जीवा जहाँ स्पर्श करती है, जीवा जहाँ स्पर्श करती है, जहाँ मतलब मुख में और कहीं बाहर नहीं, है ना। यहाँ पर जहाँ मैंने लिखा हो तो मुख के स्थान की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं बाहर की बात नहीं कर रहा हूँ। तो जीवा जहाँ स्पर्श करती है, मुख के जिस भाग पर, देखिए ऊपर ये सभी भाग मैंने मुख के लिख लिए हैं, तो मुख के भाग पर, है ना, जहाँ का अर्थ ये है, जीवा जहाँ स्पर्श करती है वह उस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। वह उस वर्ण का क्या होता है, उच्चारण स्थान होता है, सॉरी, उच्चारण स्थान होता है।
उच्चारण स्थान होता है। क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। उच्चारण स्थान क्या है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने ये भाग भी लिख लिए हैं, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ। हमारे मुख के अंदर निम्न भाग हैं। देखिए कौन कौन से भाग हैं जहाँ से वर्ण उच्चरित होता है। तो तालव्य है, ऊपर वाला जो भाग है ना, वो तालु हो गया आपका। तालु कौन सा, मूर्धन्य से ऊपर है ना, जस्ट दंत से ऊपर है वो भाग मूर्धन्य है। ये मूर्धा है ना, मूर्धन्य है, दंत से ऊपर वाला भाग। और ऊपर वाला भाग तालव्य है, न कि दंत से ऊपर वाला। दंत से ऊपर वाला भाग तो मूर्धन्य है, मूर्धन्य से ऊपर वाला जो कोमल भाग हैं वो तालव्य है। जीवा सभी जानते हो आप, ये जीवा जहाँ पर भी स्पर्श करती है, देखो जीवा अगर तालु से स्पर्श कर रही है तो ये भाग कौन सा होगा, तालव्य का होगा। अगर जीवा मूर्धन से स्पर्श करती है तो ये उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, मूर्धन्य होगा। उसी तरह से जीवा अगर दंत से स्पर्श करती है तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, दंत होगा। किसका, उस वर्ण का, उस वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होगा, दंत होगा। उसके बाद जीवा अगर ओष्ठ जीवा अगर तालु मूर्धन्य हो गए, दंत से स्पर्श करती है तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, दंत होगा। लेकिन ओष्ठ के माध्यम से जब वर्ण उच्चरित होते हैं तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, ओष्ठ होगा। नासिक के माध्यम से हम अगर वर्ण को उच्चरित कर रहे हैं तो उसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा, नासिक के होगा। तो एक सारणी हम बना रहे हैं, उस सारणी को आप बिल्कुल ही इजीली याद कर लोगे, बिल्कुल ही आगे आपको उच्चारण स्थान याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ एक बार ये वीडियो देखना है, उच्चारण स्थान कंप्लीट हो जाएंगे आपके। कभी भी कोई भी वीडियो आपको नहीं देखना पड़ेगा, कभी भी कोई भी बुक आपको नहीं देखनी पड़ेगी। इस तरह से मैं समझाऊंगा, आप बिल्कुल ही देखते जाइए। इस तरह से आप एक सारणी बना दीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। ये मैंने बना रखी है पहले से ही सारणी, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। देखिएगा इस सारणी को आराम से। यह है स्वर क्रम संख्या, है ना, स्वर, व्यंजन और अयोगवाह, और अगला एक सूत्र की सारणी आपको बनानी है। सबसे पहले हम यही काम करेंगे सूत्र लिखने का, है ना। उससे क्या है कि कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं वो समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले कर्म संख्या मैंने डाल दी है, देखिए एक। उसके बाद हम सीधी चर्चा करते हैं। देखिए पहले कर्म संख्या एक डाल दी मैंने, स्वर, व्यंजन, अयोगवा को सूत्र कौन कौन से हैं, तो पहले हम सूत्र की चर्चा करते हैं। सूत्र पहला है हमारा, कौन सा है, देखिए अकहो। देखिए संस्कृत के सूत्र हैं तो आपको थोड़ा याद करने में तकलीफ होंगी। अकहु विसर्गा, अकहु विसर्गा कंठा, अकहु विसर्गा कंठा, अकहु विसर्गा कंठा। यानी कि यहाँ पर कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो एक कॉलम और बना दीजिएगा यहाँ पर उच्चारण स्थान लिखने के लिए। आप जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है ये कंठा, तो ये कंठ इसका क्या है, उच्चारण स्थान। तो यहाँ पर आप एक छोटा सा कॉलम बना दीजिएगा और लिख लीजिएगा उच्चारण स्थान, और सूत्र के बाद लिख लीजिएगा आप, है ना। बहुत हॉरिजेंटल पेज आप रखिएगा ताकि क्या है आप उसमें पूर्ण रूप से उतार सकें। तो लिखिएगा कंठ यहाँ पर, और यहाँ पर कंठ लिखिएगा और यहाँ पर उच्चारण स्थान। सूत्र हो गया अकहु विसर्गा कंठा। आगे बढ़ते हैं। देखिए सूत्र एक बार रिपीट कीजिए, अकहु विसर्गा कंठा, अकहु विसर्गा कंठा। तो इस तरह से आप सूत्र को याद कर लीजिएगा। देखो अ, क और ह विसर्ग, देखिए क्या क्या कह रहा है सूत्र, कह रहा है कि आपका अ आएगा, आ आएगा, है ना। स्वर में कौन कौन से आएंगे, अ और आ। उसके बाद व्यंजन में क वर्ग, कौन सा वर्ग, क वर्ग आएगा। कौन सा वर्ग आएगा, क वर्ग आएगा। देखिए क वर्ग तो आ रहा है, इसके साथ एक चीज़ और आ रही है, ह। ह का उच्चारण स्थान कहाँ से है, कंठ से। देखो अ और आ गए। अब अयोगवा कौन से आएंगे, तो यहाँ पर विसर्ग आ गया। विसर्ग
क्या है आपका अयोगवाह है। पढ़ा था हमने कि विसर्ग क्या है, अयोगवाह है ना। अयोगवाह में दो पढ़े थे, एक अम पढ़ा था और एक अह पढ़ा था। अह यानी कि अम कौन सा, अनुस्वार, और विसर्ग अह जो है वो आपका क्या है, विसर्ग है। तो विसर्ग कहाँ पर आ गया, अयोगवाह में आ गया। और कहाँ से उच्चारण स्थान है उसका, कंठ। तो कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण कौन कौन से हो गए, अ, आ, क वर्ग, ह और विसर्ग। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कंठ से उच्चरित होने वाले वर्ण। तो यहाँ पर क्या होगा, अकु विसर्गा कंठा। दूसरी बात कर लेते हैं, इचुय शानाम तालु। इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है, तालु। दिखाई दे रहा है आपको, यस। देखो इसका कहाँ पर है, कंठ। कहाँ पर है, कंठ। ये देखिएगा, अकु विसर्गा कंठा, इचुई शानाम तालु। बोलिएगा मेरे साथ, इचुई शानाम तालु, इचुई शानाम तालु। देखो, इचुई शानाम तालु, इचुई शानाम तालु। तो यहाँ पर इचुई शानाम तालु। तो आप खुद बता सकते हो कि इसमें कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं। एक तो ई आ रहा है, ई आ रहा ना। तो चलिए सबसे पहले ही बात कर लेते हैं ई की। ई आ रहा है। दूसरा कौन सा आ रहा है, बड़ी ई आ रही है। ठीक है ना, दोनों ये जो है, छोटी ई और बड़ी, दोनों क्या है, दोनों क्या है, कहाँ से उच्चारण होने वाले वर्ण है, तालु से। कहाँ से उच्चारण होने वाला वर्ण है, तालु से। दूसरी बात हम कर लेते हैं, च वर्ग। कौन सा वर्ग, च वर्ग। च वर्ग का उच्चारण उच्चारण कहाँ से हो रहा है, तालव्य से या तालु से कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए ऊष्म व्यंजन एक दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा, श। दिखाई दे रहा है आपको, श। तो ये श उच्चारण स्थान कहाँ से है, तालु। क्लियर हो गए दो उच्चारण स्थान। तीसरी बात कर लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरी बात कर लेते हैं, तीसरी बात करते हैं, ऋटुर शाना मुर्दा। बोलिए, ऋटुर शाना मुर्दा, ऋटुर शाणम शाणम, ऋटुर शाणम मुर्दा या शाणम मुर्दा, ऋटुर शाणम मुर्दा। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है, मूर्धन्य से है। कहाँ से है, मूर्धन्य से, मुर्दा से। तीन उच्चारण स्थान हमने देखे, कंठ, तालु और मुर्दा। तो देखिएगा मुर्दा से कौन कौन से उच्चारण स्थान हो रहे हैं, कहाँ कौन कौन से वर्ण उच्चरित हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम, कौन सा वर्ण है, तो मूर्धन्य से उच्चारित होने वाला एक तो री है ना। कौन सा है, री है। अगला हम बात करें, कौन सा वर्ग आएगा, कौन सा वर्ग आएगा, ट वर्ग आएगा। देखिए हमने लिखा है ऋटुर शाणाम मुर्दा। बोलिए एक बार मेरे साथ, ऋटुर शाणाम मुर्दा, ऋटुर शाणाम मुर्दा, ऋटुर शाणाम मुर्दा। तो यहाँ पर मूर्धन्य से जो उच्चरित होने वाला वर्ण कौन कौन से हैं, तो एक री है, री से ऋषि वाला स्वर है ना। उसके बाद व्यंजन में ट वर्ग। कौन सा वर्ग, वेरी गुड, अच्छा पढ़ रहे हो आप, ट वर्ग। ट वर्ग आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखें एक और ऊष्म व्यंजन आ गया, श। कौन सा हो गया, श। यहाँ पर देखिए एक वर्ण और रह गया, इचुई शानाम, सूत्र में य यहाँ पे लिखना रह गया, आप लिख लीजिएगा, श। और एक ऊष्म श हो गया, अंतस्थ य यहाँ पर आ गया, अंतस्थ य यहाँ पर आ गया, ट वर्ग श। अब यहाँ पर अंतस्थ य आ गया, तो यहाँ पर अंतस्थ कौन सा आएगा, र। अंतस्थ कौन सा आएगा, र। देखिए दो चीज़ें आ गई यहाँ पर,
ट वर्ग श और र, ऋतु शाना मुर्दा। क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो चार पे कौन सा है आपका, 4 पे कौन सा रहा, देखिए ये रहा हमारा उच्चारण स्थान। तालु हो गया, कंठ हो गया, मूर्धन्य हो गया, है ना। दंत बाकी है, चलो दंत की बात कर लेते हैं, है ना। चलिए दंत की बात कर लेते हैं। ऋतुल सानम दंता, ऋतुल शानाम दंता, ऋतुल शानाम दंता, ऋतुल शानाम दंता, ये संस्कृत का सूत्र है ना। ऋतुल शानाम दंता, ऋतु मेरे साथ उच्चारित करते रहिएगा। ऋतुल शानाम दंता, ऋतुल शानाम दंता। तो यहाँ पर देखिए दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो लृ हमारे हिंदी में नहीं है, तो इसलिए लृ नहीं आएगी। तो कौन सा आएगा, स्वर में एक भी नहीं आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं त वर्ग, त वर्ग आएगा ना, त वर्ग आएगा, है ना। ल आ गया इसमें, ल कौन सा है आपका, य र ल, है ना, अंतस्थ। उसके बाद कौन सा आएगा, स, स क्या है आपका, याद कीजिएगा एक बार। स हमारा कौन सा है, स कौन सा है, स उष्म का है ना। ना इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये हो गए कौन से आपके, कौन से हो गए, दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण। कौन से, दंत से उच्चारित होने वाले वर्ण। इसका सूत्र क्या है, ऋतुल शानाम दंता। अब हम आगे बढ़ते हैं, सीधे 5वें पे चलते हैं। 5वां कौन सा है, नासिक्य, है ना। नासिक्य से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन से हैं। तो उच्चारण स्थान कौन सा होगा, नासिक्य। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, नासिक्य से होगा। कहाँ से होगा, ध्यान रखना। प्रत्येक अंग है, इ है, न है, म है, ये इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से है, नासिक्य से। कौन कौन से हैं, अंग हैं, इ है, न है, म है, न है ना। ये सभी, न लिख लेता हूँ यहाँ पे मैं, है ना। तो इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से है, नासिक्य से है। क्लियर हो गया होगा आपको। एक और हमारा स्वर बचा, कौन सा बचा, स्वर में भी कौन सा अयुग हुआ, कौन सा बचा, कौन सा बचा, अनुस्वार, ये वाला है ना। यहाँ हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, है ना, अंगूर वाला अम पढ़ा है ना आपने, है ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। अंग फोर, यहाँ यम ये अंग मिस अंगूर मिस, कैसे आपने जैसे पढ़ रखा है ना, वो आप अंगूर वाला यहाँ पर है, जो विसर्ग यहाँ पर आ गया। देखिए ये कौन सा है, अकु विसर्ग कंठा। उसके बाद हमने अहम को लिया, ये को लिया नासिक से, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनुस्वार। क्या कहते हैं, अनुस्वार। नहीं कहना, अब इसको क्या कहना है, अनुस्वार कहना है। और इसको क्या कहना है, विसर्ग कहना है। क्लियर। तो क्या है इसके नाम, इसका नाम है अनुस्वार और इसका नाम है विसर्ग। क्लियर हो गया होगा आपको। हम आगे बढ़ते हैं सीधे हमारे